हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 4B फाइनेंशियल प्लानिंग का। इसके पहले तक हमने ख़त्म कर दिया था प्रॉब्लम सेट 4A। तो चलिए 4B का जो प्रॉब्लम सेट है वो भी सेम अल्टरनेटिव मतलब MCQ से शुरू हो रहा है। लिखा है कि राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज़ ₹100, अगर एक शेयर का फेस वैल्यू जो है वो ₹FV अगर 100 रुपीज़ है एंड मार्केट वैल्यू MV इज़ ₹75, तो शेयर पे लिखा है 100 रुपीज़ लेकिन मार्केट में वो बिक रहा है 75, मतलब कम हो रहा है। यहाँ पे आप इतना समझ रहे हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो आपसे बोला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या दिया है देखिए स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले 100 रुपीज़ का शेयर 75 रुपीज़ में बिक रहा है, मतलब 25 रुपया कम है। तो 25 रुपया कम है तो ये 175 ये 75, चलिए छोड़िए, देख ही लीजिए। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये चीज़ कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है तो देन द शेयर इज़ एट प्रीमियम। तो ये है मार्केट वैल्यू जो 75 है और ये है फेस वैल्यू जो 100 है। तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से छोटा है, मतलब ये वाला केस रॉन्ग हो रहा है। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल में है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल में नहीं है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से छोटा है, यस। देन द शेयर इज ए डिस्काउंट, तो आप समझिए कि शेयर डिस्काउंट पे, डिस्काउंट मतलब कम में बिक रहा है, जितने का शेयर है उससे कम में बिक रहा है। तो डिस्काउंट वर्ड में ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये प्रीमियम बताया जा रहा है, ये ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो रहे हैं। इन दोनों में दोनों जगह पे डिस्काउंट लिखा है, लेकिन कितना कम में बिक रहा है स्टूडेंट्स, 25 रुपया ना, 25 रुपीज़ कम में बिक रहा है। तो 75 उसका आंसर नहीं आ सकता है, 25 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि द शेयर इज़ एट डिस्काउंट ऑफ ₹25। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए इजी था, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू आपको दिया है 10 एंड डिविडेंड का आपको परसेंट भी दिया है, डिक्लेयर्ड इज़ 50%। तो आपके पास फेस वैल्यू है FV 10 रुपीज़ और डिविडेंड का जो परसेंट है वो है 50%। तो आपसे पूछा है कि डिविडेंड जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो ऑप्शंस में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ, डिविडेंड का फॉर्मूला या डिविडेंड अमाउंट का फॉर्मूला, जो अमाउंट बोला जा रहा है डिविडेंड समझिए या अमाउंट ऑफ डिविडेंड समझिए। यहाँ पे इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, जो आपने 4.3 में किया था स्टूडेंट्स। तो अगर आपने 4.3 किया तो ये आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो अमाउंट जो भी आपको मिलेगा डिविडेंड अमाउंट, वो आपको कैसे मिलेगा, परसेंट डिविडेंड। तो परसेंट डिविडेंड कितना, 50%। 50% मतलब 50/100, फिर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपको यहाँ पे 10 दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 1 0 ये कैंसिल हुआ, 1 0 आप ये कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, तो आपको मिलता है 5। तो ₹5 ही क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा। और वो ऑप्शन आपको दिख रहा है सेकेंड वाले में, तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि द NAV क्या है मैं आपको बताऊंगा। द NAV ऑफ ए यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹10.65। देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाई 500 सच यूनिट्स। मतलब एक यूनिट का अगर ये उसका प्राइस है तो 500 सच यूनिट्स का कितना रहेगा। NAV क्या है मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शंस आपके पास इतने सारे हैं। अब देखिए ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 107 देखोगे तो आपको क्लियरली क्या बोला है कि एज वी गेट शेयर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बदले में आपको शेयर्स मिलेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले में जो आपको मिलेगा वो होगा यूनिट्स। और आगे क्या लिखा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट का जो मार्केट वैल्यू रहता है उसी को NAV बोला जाता है, जिसका मतलब है नेट एसेट वैल्यू। मतलब एक यूनिट का जो वैल्यू है वो NAV रहेगा, एक यूनिट का जो मार्केट वैल्यू है उसको आप बोलोगे NAV। तो यहाँ पे वही है कि एक यूनिट का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में एक यूनिट का अगर प्राइस 10.65 रुपीज़ है तो 500 का कितना रहेगा। तो आपको करना क्या है, 500 को 10.65 से मल्टीप्लाई करना है। तो 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 10.65 से, तो ऐसा लिख देते हैं 10.65 मल्टीप्लाई बाय 500।
तो आप जानते हो 0 0 0 0, फिर से आएगा 0 0 0 0, और अब क्या हो जाएगा 5 5 25, 5 2 5 6 30, 30 + 2 32, 2 3 5 0 0 0 + 3 3, 5 1 5, यहाँ पे आ गया 5, ऐड किया तो आपको मिलेगा 0 0 5 2 3 और 5, और सिंस 2 के बाद पॉइंट है, आप 2 के बाद पॉइंट जैसे पुट करोगे, पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा तो आप उसको छोड़ दोगे, तो आपको आंसर दिखता है 5325 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5325 ये पहला वाला ही ऑप्शन है, क्योंकि उसके जस्ट बाजू वाला 5235 दे दिया, तो वो कन्फ्यूजन आपको दूर करना है। और कैलकुलेशन अगर आपको परफेक्ट रहेगा तो ये सारी चीज़ों में, जैसे यहाँ पे 532500 के बाद अगर आपने पॉइंट ध्यान नहीं दिया और पॉइंट पुट नहीं किया, तो आप ऐसा समझोगे 532500 है और ये ऑप्शन आप टिक कर दोगे या लिख लोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो चलिए, ये भी कोई हार्ड नहीं था। थर्ड के बाद चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में क्या लिखा है कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज डैश। ब्रोकरेज पे जीएसटी का रेट क्या होता है? तो 5%, 12%, 18%, 28%। तो देखिए, बहुत सारे सम्स आपने किया होगा और आपको रेट ऑफ जीएसटी दिया जाता था कि इसके ऊपर ये जीएसटी का रेट है, उसके ऊपर वो जीएसटी का रेट है। तो ब्रोकरेज के ऊपर कितना जीएसटी का रेट है, अगर आप ये सोच रहे हो कि तो हमको बताया नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स, ब्रोकरेज के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है, और वो भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 104 पे। यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे आप देखिए कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन ब्रोकरेज, और उसका SAC कोड जो रहता है वो भी आप सर्विस अकाउंटिंग कोड जो बोलते हैं, जैसे HSN कोड होता है वैसे इसका भी कोड होता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको समझ में आएगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि ब्रोकरेज पे जो जीएसटी चार्ज होता है वो 18% होता है। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है यहाँ पे, और यही रहेगा स्टूडेंट्स, चेंज नहीं होगा ब्रोकरेज के लिए। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, फोर्थ वाला ख़त्म होता है, फिफ्थ वाले पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, मतलब एक शेयर का अगर आपको कॉस्ट ढूंढना है एट द टाइम ऑफ बाइंग, कब? जब आप बाय करने को जा रहे हो। द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में गए हो और आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, तो ब्रोकरेज का जो अमाउंट है वो अमाउंट एंड जीएसटी, ब्रोकरेज के ऊपर लगने वाला जीएसटी इज टू बी डैश द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सीधी सी बात है कि जब आप स्टॉक मार्केट में जाओगे और शेयर खरीदोगे तो वो शेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उस शेयर को खरीदोगे तो उसमें लगने वाला ब्रोकरेज और जीएसटी वो क्या होगा यहाँ पे? अब क्या होने का मतलब है, जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो ऐड होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा, वो मल्टीप्लाइड होगा, वो डिवाइड होगा। तो आप अगर सम्स सॉल्व किए रहोगे लास्ट वाला 4.4, तो आपको समझा रहेगा कि एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब हम बाय करते हैं तो एक शेयर की जो प्राइस है, क्योंकि अगर ब्रोकरेज है वहाँ पे, क्योंकि ब्रोकरेज तो रहेगा, ब्रोकर तो रहेगा, तो बाइंग प्राइस ऑफ 1 शेयर मार्केट वैल्यू, जितना तो मार्केट वैल्यू रहेगा वो तो आपको देना ही है, ब्रोकरेज भी देना है, और ब्रोकरेज के ऊपर लगने वाला जीएसटी भी देना है, और सबको देना है, मतलब सबको आपको क्या करना है? ऐड करना है, ऐड। तो यही उसका ऑप्शन है। लेकिन जब आप सेल करते हो तो जो भी आपका शेयर का मार्केट वैल्यू रहेगा उसमें से ब्रोकरेज अमाउंट और जीएसटी अमाउंट को कम कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे सेलिंग होता था तो आपको सब्ट्रैक्ट लिखना पड़ता था, लेकिन सिंस आप बाय कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, तो आपको जीएसटी भी ऐड करके टोटल वैल्यू देना पड़ेगा। मतलब मार्केट वैल्यू जो भी रहेगा 100 रुपीज़ है, अगर उसमें ब्रोकरेज जो भी रहेगा वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस जीएसटी जो लगे वो भी ऐड करना पड़ेगा, और फाइनल अमाउंट आपको देना पड़ेगा अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो। और इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा? एडेड रहेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। आप कमेंट्स करिए, कोई प्रॉब्लम है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।